आज हम लोग वेक्टर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। वेक्टर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, पढ़ने में आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। बस आप डे बाय डे जो भी इसके वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते जा रहे हैं, आप उसको डे बाय डे पढ़ते जाइए, बहुत मज़ा आएगा। चलो हम वेक्टर्स को स्टार्ट करते हैं। तो वेक्टर्स क्या हैं, इनकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, इन सब चीज़ों के बारे में अभी हम जानेंगे। तो जैसे हम वेक्टर्स की बात करें तो जैसे कोई एक पार्टिकल है, वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। यदि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है इन अ सिंगल डायरेक्शन, इन वन डायमेंशनल मोशन में है, तो हम क्या करेंगे, इसको यदि मोशन की डायरेक्शन को आप बताना चाहें तो आप बोलोगे या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है या तो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। एक्स में है तो प्लस एक्स और माइनस एक्स, बिकॉज इसके दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है, या तो प्लस एक्स की तरफ जाएगा या तो माइनस एक्स की तरफ जाएगा। या तो वाई डायरेक्शन में जा रहा है तो या तो प्लस वाई या फिर माइनस वाई। जेड डायरेक्शन में जा रहा है तो या तो प्लस जेड या फिर माइनस जेड। तो इसकी मोशन को हम आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई पार्टिकल थ्री डायमेंशनल मोशन में है तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसके लिए हमें वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो वेक्टर्स हैं क्या? तो वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड दे ऑब्वेज द वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर कब हो सकती है? सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने से उसे आप वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोल सकते हैं, उनको वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल वेक्टर्स की बात करें तो फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, दीज आर वेक्टर्स क्वांटिटी। हम करंट को बोले जाए तो करंट क्या है आपके? करंट की बात करें तो करंट हैज़ मैग्नीट्यूड, जैसे 2 एम्पियर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट हैज़ डायरेक्शन। तब भी इसे हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहते हैं। क्यों वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहते हैं? जैसे मैं आपसे बोलूँ यहाँ 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है और एक दूसरा वायर यहाँ 3 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो इधर कितना जाएगा? तो आप डायरेक्टली क्या बोलते हैं? 5 एम्पियर। तो इन्हें हमने डायरेक्टली ऐड कर दिया। ये वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट को हम स्केलर क्वांटिटी बोल सकते हैं, या फिर बिल्कुल एग्जैक्ट बोला जाए तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? टेंसर क्वांटिटीज। बात समझ में आ गई यहाँ तक? नाउ टाइप्स ऑफ द वेक्टर्स। तो टाइप्स ऑफ द वेक्टर्स में सबसे पहले इक्वल वेक्टर्स। तो बेटा इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? तो वेक्टर्स विच हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे? ऐसे वेक्टर्स हमारे क्या कहलाते हैं? इक्वल वेक्टर्स। बात समझ में आ गई? द वेक्टर्स विच हैव सेम मैग्नीट्यूड्स एज वेल एज सेम डायरेक्शंस आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स। नाउ नेक्स्ट इज पैरेलल वेक्टर्स। The vectors which are acting along the parallel lines, वो हमारे एक दूसरे के यदि पैरेलल हैं, देन ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? These vectors are called parallel vectors. फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूँ कि ये वेक्टर आपका ए है और देखो ये हो गया आपका बी वेक्टर ना। बोथ वेक्टर्स इफ द बोथ वेक्टर्स आर एक्टिंग along the are in the same direction, then vectors are known as parallel vectors. और हम क्या बोल सकते हैं? मैं आपसे बोलूँ ये वेक्टर है आपका आई कैप प्लस जे कैप, तो यदि आप इसमें किसी पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप, ये क्या होगा बेटा? 2 टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप। तो ये क्या होना चाहिए बेटा? दूसरी यदि वेक्टर क्वांटिटी हम तब बोलेंगे सेम डायरेक्शन में हो और इसके साथ साथ उसका मल्टीपल हो, कोई स्केलर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स बेटा क्या होते हैं? बहुत छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, हमें टर्म्स पता होना चाहिए कि इनके बारे में हम, यदि टर्म्स आपके क्वेश्चंस में यूज होते हैं तो इन्हें हम कैसे करेंगे। तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? द टू वेक्टर्स आर सेड टू बी एंटी पैरेलल वेक्टर्स इफ बोथ हैव अपोजिट डायरेक्शन। उनमें क्या क्या होना चाहिए? अपोजिट डायरेक्शन हो। फॉर एग्जाम्पल आपसे बोला जाए ये आपका ए वेक्टर है और दूसरा आपको इस तरीके से दिया हुआ बी वेक्टर ना, बोथ वेक्टर्स आर सेड टू बी एंटी पैरेलल वेक्टर्स।
Now collinear vectors. What do you mean by collinear vectors? Collinear vectors क्या होते हैं? तो if two vectors have same support or if they are acting along the same line, then the vectors are said to be collinear vectors. Zero vector. The vectors which have zero magnitude are known as zero vector. Unit vectors. तो यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं? दी वेक्टर्स विच हैज मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1. ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इन वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर्स. तो यूनिट वेक्टर्स से हमें क्या फ़ायदा मिलता है? तो यूनिट वेक्टर्स को हम यूज करते हैं डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए. यदि किसी भी, जैसे सपोज आपको ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसे ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं. ये कैप का मतलब बेटा क्या होगा? यूनिट वेक्टर. तो इट इज इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. तो यदि आप यहाँ कहीं पर भी ए कैप लिख दिया तो ए कैप मीन्स ए यूनिट वेक्टर, तो वो किसके अलॉन्ग हो जाएगा? अलॉन्ग दी ए वेक्टर. तो उसकी डायरेक्शन, ये सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है. हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर 3 यूनिट वेक्टर्स along the x axis, y axis and z axis respectively. I is the unit vector along the x axis, j is the unit vector along the y axis and k is the unit vector along the z axis. अब हम पढ़ते हैं पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर्स. तो पोलर वेक्टर्स क्या होते हैं? तो पोलर वेक्टर्स आर विच हैज स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपसे बोला जाए फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, दीज आर पोलर वेक्टर्स. नाउ नेक्स्ट इज एक्सियल वेक्टर्स. तो एक्सियल वेक्टर्स बेटा क्या होते हैं? तो विच रिप्रेजेंट्स दी रोटेशनल इफेक्ट. जो रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्सियल वेक्टर्स. और इनकी डायरेक्शन क्या होते हैं? दीज आर ऑलवेज अलोंग दी एक्सिस ऑफ रोटेशन. और उनकी डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन से कैसे हो सकती है? ऐसे ऊपर की तरफ भी हो सकती है और नीचे की तरफ भी हो सकती है. वो हमें राइट हैंड स्क्रू रूल की हेल्प से पता चलती है डायरेक्शन. वो हम आगे पढ़ेंगे. एग्जाम्पल की बात की जाए तो एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क एटसेट्रा. नाउ पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर बहुत ही ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए कि पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है. जैसे हम इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को लें. नाउ दिस इज अ कोऑर्डिनेट एक्सिस. कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ए पॉइंट पर, ओरिजिन से हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस में कहाँ पर है? ए पॉइंट पर है. नाउ वी हैव टू टेल अबाउट द पोजीशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन बतानी है. तो हम क्या करते हैं? इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो O से A की तरफ जो वेक्टर है, दिस वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ A. तो ये क्या हमें बताता है? तो इट टेल्स अस दी पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. अब हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा यहां से कहां चला गया. तो दिस पार्टिकल मूव्स फ्रॉम A टू B इन अ गिवन टाइम इंटरवल. A से B हमारा ये पहुंच गया. तो B का पोजीशन वेक्टर बेटा क्या हो गया? दिस इज R2 वेक्टर. तो जब A से B गया तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. बात समझ में आ गई? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें क्या बताता है? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें ये बताता है कि कोई भी पार्टिकल ए से बी या एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन किस डायरेक्शन में चला इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. इन विच डायरेक्शन पार्टिकल मूव्स इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. ये हमें किससे पता चलता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से. तो बेटा आप लोगों को ये बात समझ में आ गई कि आपका जो पोजीशन वेक्टर क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है. पोजीशन वेक्टर क्या है? तो ये हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें क्या बताता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट किस डायरेक्शन में मूव किया विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. तो यहाँ पर R1 एंड R2 बोथ आर दी पोजीशन वेक्टर्स. बेटा ये क्या है? हमारे पोजीशन वेक्टर्स हैं.
एंड डेल्टा आर हमारा यहाँ पर बेटा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की यदि वैल्यू की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मीन्स क्या हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन इज r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो बेटा हमारा बहुत ही बेसिक नॉलेज हो गया कि वेक्टर्स होते क्या हैं, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। कुछ पॉइंट्स को हमें याद रखना है। जैसे मान लिया कि आपके पास कोई वेक्टर ए गिवन है, तो यदि हम इसको पैरेलल टू इटसेल्फ यदि डिस्प्लेस करते हैं देन वेक्टर में कोई भी चेंज नहीं आता है। ए से बी हमने पैरेलल डिस्प्लेस किया या बी से सी हमने पैरेलल डिस्प्लेस किया तो ए बी सी इन वेक्टर्स को में कोई भी चेंज नहीं आएगा, मतलब तीनों हमारे क्या हो गए, सेम वेक्टर्स। इसकी जगह यदि हम किसी वेक्टर को रोटेट करते हैं अदर देन दी मल्टीपल ऑफ 2 पाई, मतलब 2 पाई के मल्टीपल के अलावा यदि हम इसके रोटेट करते हैं देन वेक्टर चेंज हो जाता है। ये क्या हो जाएगा बेटा, वेक्टर विल चेंज। देखो बेटा यहाँ पर आपका ए, यदि कोई वेक्टर इस तरफ है, यहाँ देखो इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। जब डायरेक्शन से चेंज हो गई तो क्या हम उनको सेम वेक्टर बोल सकते हैं, बिल्कुल नहीं। दोनों वेक्टर्स हमारे क्या हो गए, अलग अलग वेक्टर्स हो गए। वो बोथ आर एक्टिंग अलोंग दी डिफरेंट डायरेक्शन। ये बात समझ में आ गई। तो यदि हम इसे किसी वेक्टर को किसी एंगल पर रोटेट करते हैं और एंगल इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2 पाई, 2 पाई से रोटेट करेंगे बेटा फिर से वहीं आ जाएगा, और से रोटेट करेंगे फिर से वहीं आ जाएगा, तो वेक्टर उस केस में चेंज नहीं होता है। लेकिन अदर देन 2 पाई से यदि हम रोटेट करते हैं देन वेक्टर विल चेंज। ये बात समझ में आ गई। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या आपको याद रखना है कि इफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फ्रेम को ही हम रोटेट कर दें तब क्या होगा। मैं आपसे यदि बोलूं ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और नाउ यहां पर कोई वेक्टर आपको गिवन है ए वेक्टर। अब हम क्या करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ही रोटेट कर देते हैं। तो यदि बेटा हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रोटेट कर दें तब क्या होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रोटेट करने की वजह से हमारा वेक्टर तो चेंज नहीं होता है लेकिन इसके कंपोनेंट चेंज हो सकते हैं। देखो अभी बेटा ए वेक्टर ऐसा है, अब हमने इसको यदि ऐसे रोटेट कर दिया, मान लिया कुछ ऐसे हो गया, नाउ दिस इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी हो गया बेटा कोऑर्डिनेट एक्सिस, नाउ दिस ओरिजिन इज ओ डैश। तो वेक्टर भी क्या करेगा बेटा, अभी वेक्टर ऐसा था, सपोज पहले वेक्टर आपको बेटा ऐसा था, तो अब वेक्टर कैसा हो जाएगा, वेक्टर अब कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो वेक्टर विल नॉट चेंज बट इट्स कंपोनेंट मे चेंज। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल यदि बताओगे तो दो वेक्टर्स के बीच में बेटा एंगल क्या होता है, दैट इज द स्मॉलेस्ट एंगल व्हेन टू वेक्टर्स आर ज्वाइंड टेल बाय टेल। जैसे मैं आपसे बोलूँ ये गिवन है आपको ए वेक्टर, ये दूसरा आपको गिवन है बी वेक्टर। तो देखो टेल से टेल आपकी ये ज्वाइन है, यदि उनके दोनों की टेल्स ज्वाइन है तो ये आपका जो स्मॉलेस्ट वेक्टर है दिस इज कॉल्ड, इस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, सॉरी बेटा दिस एंगल इज एंगल बिटवीन दी टू वेक्टर्स। इसकी जगह बेटा ऐसा दिया होता, ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, तो अब इनके बीच में आपको एंगल बताना है। तो हम क्या करेंगे, इस ए वेक्टर को आगे की तरफ डिस्प्लेस कर देंगे। आपको बताया था यदि किसी वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस करते हैं तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता है, तो ये हो गया ए वेक्टर। नाउ दिस इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इसमें बेटा बहुत कंफ्यूज होते हैं, आप ध्यान रख लेना, कई बार ऐसे बच्चे कर देते हैं, ऐसा नहीं करना। इट इज द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स का मतलब हो गया छोटा वाला एंगल, कब, जब दोनों वेक्टर्स के हम टेल और टेल को ज्वाइन करते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक। यदि आपके टेल से टेल नहीं है तो हम उसे डिस्प्लेस कर देंगे वेक्टर को। पैरेलली यदि हम डिस्प्लेस करते हैं तब कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वेक्टर में कोई भी चेंज नहीं आते हैं। चलिए इसे हम क्वेश्चन के हेल्प से समझते हैं। देखो बेटा आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें हमें वेक्टर्स के बीच में एंगल बताना है। तो देखो बेटा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सपोज कोई वेक्टर हमारा ए वेक्टर है, वो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है। दूसरा आपका गिवन है इस तरीके से, ये भी हमारा एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है, लेकिन किधर, आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और दूसरा हम बोल देते हैं सी वेक्टर, और ये आपका 45 एंगल बना रहा है।
बात समझ में आ गई आपको क्या गिवन है? नाउ वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन, हमें एंगल निकालना किस किस के बीच में, बिटवीन ए एंड बी, बी एंड सी एंड ए एंड सी। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे वेक्टर्स के बीच में हम एंगल निकालते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, हम इन तीनों वेक्टर्स को एक ही जगह पर लाके रख देंगे। अभी जो आपका ए वेक्टर है, देखो कहाँ रिप्रेजेंट होगा, ए वेक्टर बेटा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। नाउ दिस इज ए वेक्टर, ये क्या कर रहा है, एक्सेस के साथ, एक्स एक्सेस के साथ 60 डिग्री बना दिया हमने। ये बी देखो, ये हो गया बेटा बी, ये कितना बना रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 60 डिग्री। सी कहाँ है बेटा, सी एक्स के साथ 45, तो ये हमारा सी हो गया एक्स के साथ 45। अब एंगल बिटवीन ए एंड बी बताओ। देखो एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना हो जाएगा, तो बेटा ये है ए और ये है बी, ये आपका 60 और ये 60, 60 60 कितना हो गया आपका 120। बात समझ में आ गई? नाउ एंगल बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में हम एंगल बताएं। देखो बेटा ये पूरा कितना 60, ये 45 है, तो ये कितना बचा आपका 60 माइनस 45, 15 डिग्री। एंगल बिटवीन ए एंड सी, ये देखो बेटा ए है और ये सी है, तो ये कितना हो जाएगा 60 प्लस 45, तो 60 प्लस 45 कितना हो जाएगा बेटा 105। बात समझ में आ गई? तो हम किस अकॉर्डिंग वेक्टर्स के बीच में एंगल्स निकालते हैं, हम इनको इस तरीके से सुपर इम्पोज भी कर सकते हैं एक ही पॉइंट पर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इफ वी मल्टीप्लाई ए वेक्टर बाय ए स्केलर, तब क्या होगा। सपोज कोई भी आपको वेक्टर दिया हुआ है और उसे हम स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्केलर इट मे बी 2 3 -2, यदि किसी हम स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब क्या होगा। तो यदि हम किसी भी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज कोई वेक्टर आपको दिया हुआ ए, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। सपोज वेक्टर इज गिवन ए वेक्टर, इसे आप कोई भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सपोज हमने एम से मल्टीप्लाई करी, तो वेक्टर क्या हो जाएगा एम ए वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर विल बी एम टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। यदि हमारा एम पॉजिटिव है तो डायरेक्शन ए वेक्टर में होगी, ए वेक्टर के लॉन्ग होगी। यदि हमारा एम नेगेटिव होगा तो डायरेक्शन हमारी नेगेटिव टू अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर होगी। बात समझ में आ गई? वेक्टर्स का एडिशन हम कैसे करते हैं, तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स बहुत अच्छे से आपको बेटा समझना है कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। दो वेक्टर्स को हम ट्राइंगल लॉ की हेल्प से कब ऐड कर सकते हैं, यदि हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन हैं और दोनों वेक्टर्स हमारे कैसे गिवन हैं कि इफ दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, मतलब 1 by 1। तो कैसे, जब पहले एक वेक्टर की हेड और दूसरे वेक्टर का टेल ज्वाइन हो तो उसे हम किसके हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनका एडिशन हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। इस बात को ध्यान रखना है। देखो पहले वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट और दूसरे वेक्टर का एंड पॉइंट, इफ द हेड ऑफ वन वेक्टर एंड टेल ऑफ अनदर वेक्टर्स आर ज्वाइंड then their resultant can be found with the help of triangle of addition। कैसे रिजल्टेंट निकलता है, तो हम फर्स्ट वेक्टर की टेल और लास्ट वेक्टर के हेड को हम ज्वाइन कर दें, it will give you the resultant of both vectors, that is a vector plus b vector। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? अच्छा, हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें, इस रिजल्टेंट का आखिर मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो देखो बेटा मैग्नीट्यूड निकालना बहुत आसान है। हम इसको आगे की तरफ बढ़ा देंगे थोड़ा सा और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया।
अब देखो ये वेक्टर है, इसको इधर हम लेके आए तो ये एंगल हमारा क्या कहलाएगा, दिस विल बी एंगल बिटवीन दी टू वेक्टर्स। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। नाउ दिस इज बी, तो इसका इसकी तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा बेटा, बी साइन थीटा। इसे हम कोई ट्राइंगल मान लेते हैं, सपोज पी क्यू आर और ये एस। यदि हम इसका मैग्नीट्यूड अब निकालें तो कैसे निकालेंगे, तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर में यदि हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर क्या हो गया, रिजल्टेंट, डेट इज आर इज इक्वल्स टू पी क्यू बेटा कितना हो जाएगा, पी क्यू इज पी एस प्लस क्यू एस। पी एस की वैल्यू कितनी है, ए, और इसकी बी कॉस थीटा, तो इट इज ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस क्यू आर इज बी साइन थीटा होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो बेटा यहाँ पर ये आपको गिवन है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये है हमारा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यदि हम दोनों में बी स्क्वायर कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आर विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और रिजल्टेंट इज रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बात समझ में आ गई। तो इस रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट है क्या बेटा, दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारा क्या आ गया, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये बात समझ में आ गई। चलो अब यदि हम इसकी डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट क्या है, तो डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, अब हमें डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर निकालना है। हम मान लेते हैं आर वेक्टर जो है वो ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है बेटा, अल्फा एंगल। तो नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू आर tan अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, डेट इज क्यू आर अपॉन बेस इज पी क्यू। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी हो गई, तो क्यू आर इज बी साइन थीटा एंड बेस इज ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये बेटा एंगल किसके साथ है, दिस इज एंगल विथ। तो बेटा आप समझ में आ गया कि हम किस अकॉर्डिंग ट्राइंगल ऑफ एडिशन की हेल्प से दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। सिर्फ दो वेक्टर्स को नहीं बेटा, हम इससे कितने भी वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। हमें सिर्फ ध्यान क्या करना है, ये कब आपका एप्लीकेबल होगा, इफ फर्स्ट वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर की टेल लगातार आपकी ज्वाइंट है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, फर्स्ट वेक्टर की टेल और लास्ट जो आपका वेक्टर है उनको ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा डेट इज रिजल्टेंट। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कुछ भी आपको गिवन है, तीन वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और ये सी वेक्टर। अब आपसे बोला जाए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर निकालो, क्या होगी उसकी डायरेक्शन। तो आप यहाँ देखो बेटा, क्या हमारी वो कंडीशन फुलफिल हो रही है। ये देखो पहला हेड देन टेल, हेड और टेल, तो फर्स्ट वेक्टर की टेल और लास्ट वेक्टर का हेड, इट विल गिव यू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। बात बेटा यहाँ तक आप लोगों को समझ में आई। तो ये हो गया बेटा हमारा ट्राइंगल ऑफ एडिशन। ना अब हम पढ़ते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं कि दो वेक्टर्स को हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ मेथड से कैसे ऐड कर सकते हैं। तो इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये देखो बेटा यदि दो वेक्टर्स हमारे पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स से रिप्रेजेंट होते हैं, देन इसको हम किससे ऐड करते हैं, विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। हम क्या करेंगे, हम पहले पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लेंगे। तो यदि हम पैरेललोग्राम को कंप्लीट करेंगे बेटा, देखो ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया आपका। तो नाउ जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट क्या होगा बेटा, द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम
विच इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, दोनों वेक्टर्स के जो इंटरसेक्शन से पास होने वाला जो डायगोनल है, इट विल गिव यू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बात समझ में आ गई बेटा? तो ये दो वेक्टर्स को हम पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देन उसका रिजल्टेंट क्या होगा? तो रिजल्टेंट विल बी द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम विच इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। नाउ इसका हम रिजल्टेंट निकालते हैं। रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? तो देखो बहुत ही आसान है रिजल्टेंट निकालना। हम इसको आगे प्रोड्यूस कर देते हैं और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये एंगल थीटा है, तो ये साइड्स हमारी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा? थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये वेक्टर b है तो ये वेक्टर भी b हो जाएगा, तो इसका इधर कंपोनेंट कितना होगा बेटा? b cos थीटा। जिसके साथ एंगल बनाते हैं वो कंपोनेंट हमेशा cos होता है और उसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट sin। तो ये हो गया हमारा b cos थीटा और ये क्या हो गया हमारा? b sin थीटा। बात समझ में आई? अब हम क्या करें? रिजल्टेंट निकालना है, तो आप इसे O मान लो, दिस इज पी क्यू। तो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू बाई पाइथागोरस थ्योरम ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो ओ क्यू स्क्वायर इज आर स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर इज ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इज बी साइन थीटा होल स्क्वायर। इसे आप ओपन कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने ट्राइंगल ऑफ एडिशन में किया था। इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आर कितना आया? तो दिस इज रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर्स को चाहे आप ट्राइंगल ऑफ एडिशन से ऐड करें या वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से ऐड करें, रिजल्टेंट सेम आएगा। लेकिन ट्राइंगल लॉ हम कब यूज करते हैं? जब हमारे वेक्टर्स एक के हेड और एक टेल ज्वाइन किया गया हो। यदि दोनों वेक्टर्स को इनिशियल है, मतलब दोनों की हमारी टेल एक साथ हैं, तो उन्हें हम क्या करते हैं? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से ऐड करते हैं। अब यदि हम डायरेक्शन की बात करें तो सपोज रिजल्टेंट इज मेकिंग एन एंगल एल्फा विद द ए वेक्टर, तो डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, तो डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, तो फिर से उसी ट्राइंगल में तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन ओ पी। पी क्यू की वैल्यू कितनी है बेटा? b साइन थीटा और ओ पी इज a प्लस बी कॉस थीटा। ये किसके साथ है बेटा एंगल? दिस इज एंगल, दिस एंगल इज विद ए वेक्टर। तो हम कैसे वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं कि आपने फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ ऐड कर दिए, नहीं। तो जो हम एडिशन करते हैं तो ये हमारे सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ही हम ऐड कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए अब मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या मिला? r इज इक्वल्स टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? व्हेन थीटा इज 0। जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो बेटा क्या ये क्या बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो वी कैन से दैट रिजल्टेंट विल बी मैक्सिमम, और ये कितना होगा? सीधे हमारा a प्लस बी व्हेन थीटा इज 180 डिग्री। थीटा 180, तो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? -1। तो ये क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो वो क्या हो गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो r की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? a माइनस बी। थर्ड, व्हेन थीटा इज π/2, यदि थीटा की वैल्यू बेटा π/2 है तब हम क्या करेंगे? तो व्हेन थीटा इज π/2 तो cos 90 इज 0, तो वो सिर्फ क्या बचा? तो r इज रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दो यदि वेक्टर्स हमारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका रिजल्टेंट हम आसानी से निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट इज रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा हमारा एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। अब बेटा हम सीख रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। मान लिया आपको गिवन है ए वेक्टर एंड
दूसरा इज ये हो गया हमारा बी वेक्टर। इनके एंगल की बात करें तो इसको आगे किया दी तो ये एंगल हो जाएगा हमारा थीटा। हमें निकालना है बेटा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। देखो अच्छे समझ लो, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। मतलब क्या हुआ कि यदि ए वेक्टर को हम माइनस बी वेक्टर के साथ ऐड कर दें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो एक्चुअली जो सब्ट्रैक्शन है वो हमारा एक टाइप का एडिशन ही है। और ये बी वेक्टर है तो माइनस बी वेक्टर कहाँ होगा, जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो यदि बात की जाए तो माइनस बी वेक्टर किधर होगा, तो माइनस बी वेक्टर हो जाएगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में। दिस इज माइनस बी वेक्टर। तो चलो इसको अलग से लिख लेते हैं, दिस इज ए वेक्टर और ये हो गया हमारा माइनस बी वेक्टर। हम कैसे इनके बीच में एंगल्स लेते हैं, तो दोनों की टेल्स के साथ इसको हमने आगे ऐसे प्रोड्यूस किया। तो जब ये एंगल आपको कितना दिया था थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा, दिस एंगल इज पाई माइनस थीटा। तो दिस एंगल इज पाई माइनस थीटा। अब ए वेक्टर के साथ हमें क्या ऐड करना है, माइनस बी वेक्टर। तो देखो फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर के हेड को हम जो ज्वाइन कर देंगे, दिस विल गिव यू रिजल्टेंट। और बेटा ये रिजल्टेंट किस किस का होगा, ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। और ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर का मतलब क्या हो गया बेटा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो बात समझ में आ गई बेटा, कैसे हम ऐड और कैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। रिजल्ट को थोड़ा सा याद भी रखना, कई बार ज़रूरत पड़ जाती है, बार बार सॉल्व नहीं करेंगे। मान लेते हैं आपके पास दो वेक्टर्स गिवन है ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एट एंगल थीटा। तो व्हाट विल बी देयर रिजल्टेंट। तो हमें उसका बेटा रिजल्टेंट निकालना है। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, तो रिजल्टेंट यदि आपको निकालना है तो रूट ओवर एफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ इंटू कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा, 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस थीटा। यदि आप यहाँ पर 2f स्क्वायर को कॉमन ले लें तो ये क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा। और 1 प्लस कॉस थीटा मैथमेटिकली हम कॉस 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। तो +1 -1 कैंसिल हो गया। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया बेटा, 4। तो 4 से स्क्वायर रूट से कितना बाहर आ जाएगा, 2। और कॉस स्क्वायर थीटा तो ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा बाई 2f। देखो बेटा रिजल्टेंट क्या होगा, 2f कॉस थीटा बाई 2। तो ध्यान रखना, if two forces of equal magnitude are at angle theta then their resultant will be 2f cos theta by 2। बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स आर सच डेट। टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स आर सच डेट कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में बेटा आपको एंगल निकालना, देखो बड़ा आसान हो गया। तो क्या हमें ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड आता है, बिल्कुल आता है। तो ए प्लस बी का बेटा मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो अभी हमने पढ़ा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल्स टू, क्या हमें a माइनस बी का पता है, बिल्कुल a प्लस ऑफ माइनस बी। तो ये क्या आ जाता है बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। भाई अंतर क्या होता है, थीटा की जगह एंगल क्या हो जाता है हमारा, पाई माइनस थीटा। और पाई माइनस थीटा का मतलब उसमें आप रख दोगे तो cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस cos थीटा। दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया तो ये क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा आपका 4ab cos थीटा इक्वल्स टू 0 और cos थीटा इक्वल्स टू 0। और cos की वैल्यू आपकी 0 कब होती है, व्हेन एंगल बिटवीन देम इज पाई बाई 2। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेक्टर्स लॉज ऑफ एडिशन पढ़ा। अब हम उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे।
तो व्हाट डू यू मीन बाय रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स? बेटा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेजोल्यूशन इन टू डायमेंशनल। रेजोल्यूशन इन टू डायमेंशनल, सपोज कोई वेक्टर ए है एंड इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। तो हम क्या कर सकते हैं, इस ए को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। एक हो जाएगा हमारा अलोंग दी एक्स एक्सिस और दूसरा हो जाएगा अलोंग दी वाई एक्सिस। तो अलोंग दी एक्स एक्सिस क्या होगा, तो आपको बताया था जिसके साथ एंगल बनाते हैं वो कंपोनेंट हमेशा क्या होता है, दैट कंपोनेंट इज ए कॉस थीटा और उसके परपेंडिकुलर ए साइन थीटा। देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास दो कंपोनेंट्स हो गए। अलोंग दी एक्स एक्सिस क्या आया, ए कॉस थीटा, तो इसे हम बेटा डिनोट करते हैं ए एक्स। ए एक्स का मतलब हो गया कंपोनेंट ऑफ दी ए अलोंग दी एक्स डायरेक्शन। इसी अकॉर्डिंग ए साइन थीटा को हम क्या बोल सकते हैं, ए वाई। हम यदि इसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो बेटा क्या लिख सकते हैं, तो ए वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। आपको बताया था आई और जे और के क्या होते हैं, दीज आर दी यूनिट वेक्टर्स अलोंग दी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो एक्स को हमें रिप्रेजेंट करना है तो हमारा अलोंग दी एक्स एक्सिस क्या हो गया, आई कैप, एंड अलोंग दी वाई एक्सिस इज जे कैप। और इसे हम बेटा क्या लिख सकते हैं, जब भी हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैग्नीट्यूड को हम कैसे निकालते हैं, तो इसे हम सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या कई बार हम सिर्फ ए लिख देते हैं। तो इट इज इक्वल्स टू रूट ओवर। तो देखो हमेशा आपका आई और जे क्या है, हमारे परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं। यदि हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो जो आई के साथ है, तो आई का कोफिशिएंट क्या है, ए एक्स, और वाई का कोफिशिएंट क्या है, सॉरी जे का कोफिशिएंट क्या है, ए वाई। तो इट्स मैग्नीट्यूड इज ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर रूट में। बात समझ में आ गई? तो हमें अलोंग दी एक्स एक्सिस कंपोनेंट पता चल गया ए कॉस थीटा एंड अलोंग दी वाई एक्सिस कंपोनेंट इज ए साइन थीटा। तो ये हो गया हमारा रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर इन टू डायमेंशनल। अच्छा यदि हम यहाँ पर बेटा एंगल निकालना चाहते हैं तो हम एंगल कैसे निकालते, तो चलो हमें ये पता चल गया ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ए वाई इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। अब इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाई इक्वेशन फर्स्ट, तो ये क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा इक्वल्स टू ए वाई अपॉन ए एक्स। ए से कैंसिल हो गया बेटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू ए वाई अपॉन ए एक्स, और थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ ए वाई अपॉन ए एक्स। तो बात समझ में आ गई। यदि हमें एंगल निकालना हो कितना बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो हम क्या करेंगे, जे का जो कोफिशिएंट है डेट इज ए वाई, और जो हमारा एक्स के लॉन्ग कंपोनेंट है अपॉन ए एक्स। समझ में आ गया? चलो अब वेक्टर का रिजोल्यूशन कर रहे हैं हम इन 3 डायमेंशनल। तो नाउ resolution in 3D। सपोज कोई वेक्टर A है, इट इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द एक्स एक्सिस, बीटा विद द वाई एक्सिस एंड गामा विद द जेड एक्सिस। बात समझ में आ गई? तो हम इसे क्या करेंगे, सपोज दिस इज एनी वेक्टर ए वेक्टर, अल्फा वाई के साथ बीटा और जेड के साथ आपका ये कहीं जेड एक्सिस ऐसी होगी, दिस एंगल इज गामा। अब इसके बेटा 3 कंपोनेंट हो जाएंगे, कौन कौन, अलोंग द एक्स डायरेक्शन इज ए एक्स, अलोंग द वाई डायरेक्शन इज ए वाई, एंड अलोंग द जेड डायरेक्शन इज ए जेड।
तो हम ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं बेटा, तो ए वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। चलो ए एक्स की बात करें तो बेटा जिसके साथ एंगल बनाते हैं वो कंपोनेंट हमेशा क्या होता है, कॉस वाला। तो देखो ए वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है, तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल है बेटा अल्फा। तो ए एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ए एक्स विल बी इक्वल्स टू ए कॉस अल्फा। इसी अकॉर्डिंग ए वाई क्या हो जाएगा, तो ए वाई विल बी इक्वल्स टू ए कॉस बीटा एंड ए जेड विल बी इक्वल्स टू ए कॉस गामा। ये बात बेटा यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई। अब ये जो हमारे कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा है, दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, डायरेक्शन कोसाइंस। तो हमने यहाँ पर x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट निकाल लिया। तो ये देखो हमारे जी यहाँ पर कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा है, तो ये क्या कहलाते हैं हमारे डायरेक्शन कोसाइंस। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस, आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर। अच्छा यहाँ पर बेटा यदि हम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, तो मैंने आपको बताया था इसे डायरेक्टली हम ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऐसे लिख सकते हैं या फिर सीधे ए, दोनों का मतलब क्या होता है ऐसे लिखा हो, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड। तो रूट ओवर, तो आई जे के, तो हमारा आई का कॉफिशिएंट उसका स्क्वायर, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस जे का तो ए वाई स्क्वायर प्लस के का तो ए जेड स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर यदि हम डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू निकालें, डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू का मतलब क्या हो गया, कॉस अल्फा की वैल्यू निकालें, कॉस बीटा की वैल्यू निकालें और कॉस गामा की वैल्यू निकालें, तो एक देखो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट निकल के आएगा। देखो क्या रिजल्ट निकल के आता है, चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ देखो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, तो कॉस अल्फा विल बी इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन ए, और इसे हम क्या बोल सकते हैं, ए एक्स अपॉन ए की वैल्यू क्या है, ए मीन्स क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द ए वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। इसी अकॉर्डिंग यदि हम बेटा कॉस बीटा निकालें तो कॉस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ए वाई अपॉन ए, तो ये हो गया बेटा ए वाई अपॉन रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। सिमिलरली कॉस गामा निकालें तो हो जाएगा बेटा ए जेड अपॉन ए, इसकी वैल्यू क्या होगी, ए जेड अपॉन रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। हम इसे मान लेते हैं कि सपोज दिस वैल्यू इज एल एम एंड एन, कई जगह रिप्रेजेंट किया जाता है डायरेक्शन कोसाइंस को, हम एल एम और एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। दीज इक्वेशंस आर 1, 2 एंड 3। अब देखो यदि हम इन तीन इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड करें तो देखो क्या आएगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होगी बेटा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा का मतलब क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर अपॉन रूट हट जाएगा नीचे, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ से, तो ए स्क्वायर वाई मतलब ए वाई स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर रूट भी कैंसिल हो जाएगा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू निकालें, देखो बेटा क्या हो जाएगा, ए जेड स्क्वायर अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब यदि हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, देखो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर
और ऊपर भी क्या हो जाएगा हमारा ax² प्लस ay² प्लस az²। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया, तो cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा इज इक्वल्स टू 1, और हम l² प्लस m² प्लस n² इज इक्वल्स टू। तो ये हो गया बेटा रिजोल्यूशन ऑफ एनी वेक्टर इन 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। बेटा क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है ए वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, इफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 250 फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड इट्स वर्टिकल कंपोनेंट। तो कोई वेक्टर है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। इन्होंने बोल दिया कि इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, सपोज इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम बेटा क्या मान लेते हैं ax, तो आपको गिवन है कि ax इज इक्वल्स टू 250, तो वी हैव टू फाइंड इट्स वर्टिकल कंपोनेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। क्या करेंगे, तो आपको देखो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो ax इज इक्वल्स टू a cos 30, ax आपको गिवन है 250, तो 250 इज इक्वल्स टू a cos 30 इज √3/2, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द a वेक्टर इज 500 अपॉन √3। हमसे पूछा गया वर्टिकल कंपोनेंट, तो बेटा वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर a sin 30। अब a की वैल्यू है बेटा 500 अपॉन √3, sin 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, तो वर्टिकल कंपोनेंट इज 250 अपॉन √3। ये बात समझ में आ गई, चलिए ठीक। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप। आपको एक ए वेक्टर गिवन है 3i कैप प्लस 4j कैप एंड बी वेक्टर हमें क्या गिवन है, तो बी वेक्टर इज 7i कैप प्लस 24j कैप। फाइंड द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज b एंड पैरेलल टू a। वी हैव टू फाइंड ए वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड सेम एज b एंड पैरेलल टू द a वेक्टर। तो पहले हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द b क्या हो जाएगा बेटा, तो 7² प्लस 24², तो ये हो गया 49 प्लस 5 76, तो √625, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 25। नाउ वेक्टर क्या है, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज b एंड पैरेलल टू a, तो क्या हो जाएगा, तो वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज b एंड पैरेलल टू a। तो आपको बताया था, तो b के जैसा मैग्नीट्यूड है, तो b का मैग्नीट्यूड किसके अलोंग है बेटा, इट इज पैरेलल टू द a वेक्टर। तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, यूनिट वेक्टर की। हम किसके डायरेक्शन के अलोंग इसको चाहते हैं, a वेक्टर के अलोंग, तो हमारा a का यूनिट क्या है, तो बेटा b का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, तो b का मैग्नीट्यूड है 25, और किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना, तो a वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, 25 इंटू a वेक्टर इज 3i कैप प्लस 4j कैप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द a वेक्टर इज √3² प्लस 4²। तो बेटा हो गया ये कितना 5, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 3i कैप प्लस 4j कैप, और ये हो गया हमारा 15i कैप प्लस 20j कैप। बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं बेटा इसके। चलो और क्वेश्चन करते हैं। आपको अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन दिया है इफ a वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ a वेक्टर। हमें इनके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। तो a वेक्टर क्या दिया हुआ है, a वेक्टर इज 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं बेटा, हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं।
अभी आपको बताया कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। तो पहले हम ए का मैग्नीट्यूड निकाल लें। ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, 2 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा 4 प्लस 16 प्लस 25, तो ये हो गया √/45। ठीक, अब कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा बेटा, AX/A। AX का मतलब क्या हो गया, I के साथ जो रहता है वो हमारा क्या होता है बेटा, AX, तो I के साथ यहाँ पर क्या है 2, तो 2/√45। कॉस बीटा क्या हो जाएगा, AY/A, तो J कैप का कॉफिशिएंट दैट इज 4/√45 एंड कॉस गामा तो AZ/A, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, -5/√45। समझ में आ गया बेटा डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं। चलिए ठीक, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स इज ऑल्सो ए यूनिट वेक्टर। 2 यूनिट वेक्टर्स का सम एक यूनिट वेक्टर है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि देयर आर 2 यूनिट वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, 1 है, और इनका जो रिजल्टेंट है मतलब जो इनका सम है उनका उसका भी मैग्नीट्यूड कितना गिवन है, तो हम बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कितना गिवन है बेटा, 1। हमें निकालना क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। तो ये बताओ द ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा, ये हो गया बेटा 1। अब ए का मैग्नीट्यूड भी कितना बेटा, 1 प्लस 1 प्लस 2 cos थीटा, और 1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 cos थीटा। यदि हम इसका स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ से बेटा आ गया cos थीटा इज इक्वल्स टू -1/2, तो cos थीटा की हमें वैल्यू आ गई। नाउ वी वांट टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। तो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो √A² प्लस B² माइनस 2AB cos थीटा। तो A² होगा कितना बेटा, 1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 एंड cos थीटा इज -1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बेटा ये कितना हो गया, √3 यूनिट्स। समझ में आ गया। तो इसके क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं, हम बहुत ही आसानी से इनके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेक्टर्स का प्रोडक्ट पढ़ेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट कैसे होता है और वेक्टर प्रोडक्ट कैसे होता है। तो बेटा अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। 2 वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो सपोज हमारे पास 2 वेक्टर्स गिवन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और इनके बीच में एंगल आपको गिवन है थीटा। तो इनका स्केलर प्रोडक्ट बेटा, स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसे स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो इनका रिजल्टेंट आता है मतलब ए डॉट बी आएगा, जो इनका स्केलर प्रोडक्ट आता है इट इज़ ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी। तो हम बात करें ए डॉट बी, ए डॉट बी मीन्स क्या हो गया, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। इट इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, और सिंपली वी कैन राइट एज ए बी कॉस थीटा। बात समझ में आ गई। वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना हम पहले सीख चुके हैं। चलो अब कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखें। यदि हम आपसे यदि बोला जाए कि इफ थीटा इज π/2, यदि बेटा थीटा की वैल्यू π/2 है तो cos π/2 कितना होता है, 0। इसका मतलब a डॉट बी इज इक्वल्स टू 0। कई बार आपसे यदि ये पूछा जाता है कंडीशंस
कि प्रूव दैट टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, या फिर दो वेक्टर्स दे दिए और आपसे कोई वैल्यू निकालनी होती है और आपसे पूछा जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और बी कुछ भी इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। तो यदि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं देन उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, 0। दिस इज द कंडीशन फॉर टू ऑर्थोगोनल वेक्टर्स और टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। चलो, अच्छा जब ऐसा हुआ तो आपको पता है कि आई कैप, जे कैप एंड के कैप दीज आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन, और एक्स, वाई और जेड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। तो जब आई, जे और के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, 0। तो हम ये बोल सकते हैं कि आई डॉट जे और जे डॉट के और के डॉट आई इज ऑलवेज 0 बिकॉज दीज यूनिट वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब यदि हम दो सेम वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट निकालें, सपोज आपसे दिया हुआ है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो दोनों वेक्टर्स हमारे सेम है तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा बेटा, 0 होगा। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो a इंटू ए क्या हो जाएगा बेटा, a स्क्वायर। ठीक, और आपसे यदि बोला जाए कि सेम यूनिट वेक्टर्स, तो i डॉट आई और j डॉट जे और k डॉट के, इनकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 1। कैसे 1 आएगी समझ में आ गया। चलो एक को हम देख लेते हैं। मान लिया आपको i डॉट आई निकालना है, तो i डॉट आई का मतलब क्या हो गया, a वेक्टर डॉट b वेक्टर। कैसे निकालते हैं, a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड, b भी यहाँ पर ये है, इंटू एंगल बिटवीन देम, दोनों सेम वेक्टर है उनके बीच में एंगल कितना होगा, 0। i का मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा, 1, इसका भी 1 इंटू कॉस 0 इज 1, तो i डॉट आई कितना हो गया, 1। इसी अकॉर्डिंग j डॉट जे भी कितना हो जाएगा, 1, और k डॉट के भी 1। नाउ चलो कुछ पॉइंट्स हम ध्यान रख लेते हैं कि a डॉट बी निकालें या फिर हम b डॉट ए निकालें, बोथ आर सेम थिंग। मतलब यदि डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं हम, चाहे a डॉट बी निकालो चाहे b डॉट ए निकालो, दोनों की वैल्यू हमेशा सेम आएगी, और इसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव। तो दे फॉलो द कॉम्यूटेटिव लॉ। तो a डॉट बी इज इक्वल्स टू b डॉट ए। ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को भी फॉलो करते हैं, डेट इज a डॉट बी प्लस सी लिखा है, तो बेटा ये हमारा क्या होगा, जो डॉट है वो b में के साथ भी और c के साथ भी, तो a डॉट बी प्लस a डॉट सी, इट इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव। अच्छा, कुछ मैंने आपसे बोला कि ये आपका a वेक्टर है, ये आपका b वेक्टर है, एंड दिस इज एंगल थीटा। अब यदि मैं b का प्रोजेक्शन निकालूं अलोंग a तो क्या हो जाएगा, यदि मैं b का प्रोजेक्शन निकालना चाहता हूं बेटा अलोंग a, तो क्या होगा b का प्रोजेक्शन अलोंग a, ये हो गया बेटा प्रोजेक्शन। इसकी वैल्यू कितनी होगी, दिस इज b, दिस वैल्यू इज b cos थीटा। तो b cos थीटा क्या हो गया, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ b वेक्टर अलोंग a वेक्टर। अच्छा, यदि हम a का निकालते b के अलोंग तो क्या हो जाता, सपोज दिस इज a वेक्टर, ये हो गया हमारा b वेक्टर, इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। अब यदि a का प्रोजेक्शन हम b पे निकालें तो ये कितना हो जाएगा बेटा, a cos थीटा। तो आपको ध्यान रखना है कि b cos थीटा यहाँ पर क्या है बेटा, तो b cos थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ b वेक्टर along a vector. Similarly, a cos theta is the projection of a vector along b vector. अब आपसे यदि बोला जाए फाइंड द कंपोनेंट ऑफ b वेक्टर अलोंग a वेक्टर, तो यही तो हो जाएगा हमारा b cos थीटा।
और हम इसे कैसे लिख सकते हैं, तो कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, तो कंपोनेंट ऑफ वी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर है क्या एक्चुअली ये बेटा, बी कॉस थीटा। यदि बी कॉस थीटा की वैल्यू निकालना चाहे तो कैसे आएगा, तो ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, ए बी कॉस थीटा, और इससे बी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बी कॉस थीटा इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा बेटा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए मैग्नीट्यूड, और वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट वेक्टर। वैसे ये चीज़ हम पहले सीख चुके हैं, हमें इसे कुछ भी याद रखने की चीज़ नहीं है। हमें बोला कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, किसके अलोंग, ए के अलोंग, तो ए का क्या आएगा बेटा, यूनिट वेक्टर, और किसका निकालना है, बी का, तो बी हमारा वेक्टर आ जाएगा और उनका डॉट प्रोडक्ट। सिमिलरली आपसे बोला जाए कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, तो बेटा ये क्या होता है, ए कॉस थीटा, या देखो ऑफ ए वेक्टर, तो ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, तो बी वेक्टर के अलोंग, तो बी की डायरेक्शन, तो वो क्या हो जाएगा, बी यूनिट कैप, और इसे हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। आपको बताया था मैग्नीट्यूड में सिंपली बी लिख सकते हैं या फिर मॉड के फॉर्म में भी हम इसे लिख सकते हैं। अब जैसे सपोज आपको दो वेक्टर्स गिवन हैं, आपको ये गिवन बेटा ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी वेक्टर आपको गिवन है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो यदि इनका बेटा डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि चलो पहले इसे हम समझ लेते हैं कि रिजल्ट आया कैसे। तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब ए एक्स आई कैप का स्केलर प्रोडक्ट सभी के साथ होगा, तो ये देखो जब ए एक्स आई कैप का बी एक्स आई कैप के साथ होगा तो आई कैप डॉट आई कैप कितना हो गया 1, तो हमारा ये क्या हो गया ए एक्स इंटू बी एक्स। लेकिन जब आई कैप का ए एक्स आई कैप का डॉट प्रोडक्ट बी वाई जे कैप के साथ होगा तो आई और जे क्या हो गए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है बेटा 0, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0। इसी तरीके से आई और के भी क्या हो जाएगा 0। फिर हमने ए वाई का लिया तो जे डॉट आई भी 0 होगा, जे डॉट जे 1 हो जाएगा और फिर जे डॉट के भी 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या देखोगे सिर्फ आई और आई वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब जो आई के कॉफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जे के हमारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे और के मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हमारा बाकी सारे हमारे 0 हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड। ये बात समझ में आ गई। अब कुछ आपको डॉट प्रोडक्ट ध्यान भी रखने हैं, जैसे हमारा जो वर्क डन होता है तो वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ये कुछ चीज़ें आप आगे क्लासेस में जब हम आगे पढ़ते जाएंगे टर्म्स आते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा किन के बीच में डॉट प्रोडक्ट है। इन कुछ हम चीज़ें ध्यान रख लेते हैं। जैसे हम वर्क डन की बात करें तो वर्क डन इज रिप्रेजेंटेड एज एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। एस क्या बेटा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पावर की बात करें बेटा तो पावर इक्वल्स टू क्या होता है डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, और इसे हम क्या लिख सकते हैं डी अपॉन डी टी ऑफ एफ डॉट एस। एफ यदि हम बाहर ले आते हैं तो एफ डॉट डी एस अपॉन डी टी, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है बेटा वेलोसिटी। इसका मतलब पावर कैन बी रिटन एज एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। तो ये कुछ टर्म्स हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलो अब इसमें हम क्वेश्चंस करते हैं। देखो बेटा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन्होंने बोला इफ वेक्टर्स p वेक्टर एंड q वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ a। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या गिवन है बेटा कि एक p वेक्टर कितना है ए आई कैप
प्लस ए जे कैप प्लस 3k कैप एंड क्यू वेक्टर आपको गिवन है, क्यू वेक्टर इज ए आई कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। हमें क्या गिवन है कि दीज बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो परपेंडिकुलर का मतलब बेटा क्या हो गया कि उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0। अब डॉट प्रोडक्ट तो आपको निकालना आता है, तो ये क्या हो जाएगा a इंटू ए। आपको बताया था आई वाले कोफिशिएंट आपके मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो a इंटू ए इज ए स्क्वायर, जे वाले में तो a इंटू माइनस 2 इज माइनस 2a एंड 3 इंटू माइनस 1 इज माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गया बेटा, a माइनस 3 इंटू ए प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और a इज इक्वल्स टू 3 और माइनस 1। तो दीज आर टू वैल्यूज ऑफ, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर। तो a वेक्टर इज 3i कैप प्लस 4j कैप अलॉन्ग b वेक्टर। तो b वेक्टर क्या है हमारा, i कैप प्लस j कैप। तो कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर अलॉन्ग b वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर अलॉन्ग b वेक्टर अभी तो हमने सीखा बेटा। तो a वेक्टर डॉट b यूनिट कैप, तो a वेक्टर डॉट किसी का भी यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर कितना गिवन है बेटा, 3i कैप प्लस 4j कैप डॉट बी वेक्टर क्या हो गया, i कैप प्लस j कैप अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा 3 प्लस 4 अपॉन रूट 2 डेट इज 7 अपॉन। तो बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं इसके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, उनके बीच में हमें एंगल निकालना है। देखो वेक्टर्स क्या गिवन है, तो वेक्टर्स आर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप और बी वेक्टर हमें क्या गिवन है, 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। तो एंगल निकालना बेटा, तो एंगल क्या हो गया, cos थीटा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए इंटू बी, क्योंकि ए डॉट बी क्या होता है बेटा, ए बी cos थीटा। तो ए डॉट बी निकाल दो आप। अब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे बेटा, 2 इंटू 4 8, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू माइनस 4 16। अब ऊपर बेटा क्या आ गया, 0। चलो ए का मैग्नीट्यूड फिर भी हम निकाल लेते हैं। तो ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बेटा 4 प्लस 16 इंटू बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 16 प्लस 4 प्लस 16। ऊपर क्या आ गया बेटा 0, तो cos थीटा ये कैंसिल आउट हो गया पूरा, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो थीटा इज इक्वल्स टू π/2। इसका मतलब बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चलो अगला क्वेश्चन और दिया हुआ हमें क्या दिया है, दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल गिवन है। तो इफ टू वेक्टर्स, सपोज इसे हम ए वेक्टर मान लेते हैं, तो ए वेक्टर आपको गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप एंड बी वेक्टर आपको गिवन है माइनस 4i कैप माइनस 6j कैप प्लस लैम्डा k कैप। These two vectors are parallel to each other. We have to find the value of lambda. तो जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो बेटा उनके यूनिट वेक्टर्स के जो कोफिशिएंट होते हैं उनका रेशियो हमेशा इक्वल होता है। मतलब क्या हो गया, जैसे मैं आपसे बोलूं कि ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, ये हमारा a वेक्टर हो गया, और bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप, दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो क्या होगा, ax अपॉन bx इज इक्वल्स टू ay अपॉन by इक्वल्स टू az अपॉन bz। ये बात आपको बेटा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भी यही हो जाएगा, सिंस दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल, तो 2 अपॉन माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन माइनस 6 इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन लैम्डा। कोई भी दो को ले लो, आप सॉल्व कर लो। तो सपोज इन दोनों को हमने ले लिया,
तो 2/-4 इज इक्वल्स टू -1/λ। तो 2λ इज इक्वल्स टू 4 और λ इज इक्वल्स टू 2। चलो बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ए बॉडी एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फोर्स। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बेटा एंगल कितना दिया हुआ है? एंगल इज गिवन 60 डिग्री और फोर्स आपको गिवन है। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है? 50 न्यूटन और इसका मैग्नीट्यूड कितना गिवन है बेटा? 10 मीटर। वी हैव टू फाइंड दी वर्क डन बाई दी फोर्स। तो अभी बताया था आपका वर्क डन क्या होता है? एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, और इसे हम क्या लिख सकते हैं बेटा? एफ एस कॉस थीटा। एफ इज गिवन 50, एस इज गिवन 10 इंटू कॉस 60। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 500 इंटू कॉस 60 इज 1/2। तो ये हो गया हमारा 250 जूल। चलो एक अगला क्वेश्चन और इसी तरीके से हमारा दिया हुआ है। देखो बेटा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इफ for the two vectors a vectors and b vector sum a vector plus b vector is perpendicular to a vector minus b vector। हमें ये दिया हुआ है कि a vector plus b vector is perpendicular to a vector minus b vector। Find the ratio of their magnitude। तो a vector upon b vector मतलब सॉरी ए वेक्टर मैग्नीट्यूड अपॉन बी वेक्टर मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। तो जब बेटा दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 0। तो हम बोल सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी इक्वल्स टू 0। आपको बताया था सेम में दिए होते हैं तो बेटा ए स्क्वायर। अब चाहे ए डॉट बी और बी डॉट ए बोथ आर इक्वल तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 और ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर और ए इक्वल्स टू बी और ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू। समझ में आ गए? चलो एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तो क्वेश्चन दिया है ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजीशन 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप टू 14i कैप प्लस 13j कैप प्लस 9k कैप। तो कोई पार्टिकल हमारा मान लिया r1 वेक्टर पहले दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। ये यहाँ से बेटा कहाँ जाता है? ये R2 पर पहुँच गया और इसका यूनिट वेक्टर सॉरी इसका वेक्टर गिवन है 14i कैप प्लस 13j कैप प्लस 9k कैप। तो इससे हम क्या कर सकते हैं बेटा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो माइनस कर दो 14 माइनस 3 11i कैप 13 माइनस 2 11j कैप 9 माइनस माइनस 6 तो प्लस 15k कैप एंड बाई अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ। तो फोर्स भी बेटा आपको गिवन है 4i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप न्यूटन। वी हैव टू फाइंड दी वर्क डन। तो वर्क डन बेटा क्या हो जाएगा? तो वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो एफ वेक्टर कितना हो गया बेटा? 4i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप डॉट ये कितना बेटा? 11i कैप प्लस 11j कैप प्लस 15k कैप। अब इनका आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 11 इंटू 4 44 प्लस 11 प्लस 45 तो आंसर इज 100 जूल।
तो ये होगा बेटा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर प्रोडक्ट को बेटा हम स्केल क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट। तो दो वेक्टर्स आपको सपोज गिवन है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, उनके बीच में एंगल दिया हुआ है थीटा। तो बेटा हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं? सबसे पहले हम इसकी डायरेक्शन के बारे में समझते हैं। तो यदि मैं आपसे बोलूं ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो यदि हमें ए क्रॉस बी निकालना, ये बहुत अच्छे समझ लो, इसकी हेल्प से यदि क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन आपको निकालना अच्छे समझ में आ जाती है, तो हम लोग जब आगे चैप्टर्स क्लास 12 के पढ़ेंगे जिसमें आपका मैग्नेटिज्म वगैरह आएगा, उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी होगी, तो वो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। तो जैसे मुझे ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने राइट हैंड के फिंगर्स को पहला वेक्टर, जैसे आपको लिखा हुआ है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो सबसे पहले फिंगर्स को हम पहले वेक्टर की तरफ करेंगे। तो पहला वेक्टर मतलब ए वेक्टर ऐसे है, देन इसको कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। तो हमने बी वेक्टर किधर है बेटा, बी वेक्टर, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो थंब कहाँ बेटा पॉइंट कर रहा है, आउटवर्ड, तो ए क्रॉस बी कहाँ हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी विल बी आउटवर्ड। और ये आउटवर्ड मतलब कुछ ऐसे हो गया। तो अब देखो जब ये ऐसे हो गया तो ये ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। तो जो ए क्रॉस बी होता है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मतलब जो आपका ए क्रॉस बी है वो ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। मैं यदि आपसे बोलता बी क्रॉस ए निकालो, तो बी क्रॉस ए की आपको डायरेक्शन निकालनी है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, तो ये हो गया बी वेक्टर, क्रॉस ए वेक्टर ए की तरफ ले गए, तो हमारा जो थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, इनवर्ड। तो आपने देखा ए क्रॉस बी यदि हमारा आउटवर्ड आया तो बी क्रॉस ए क्या हो गया हमारा, इनवर्ड आया। तो हम ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। ये क्या है हमारा, ए क्रॉस बी इज माइनस टाइम्स दी बी क्रॉस ए। तो चाहे आप ए क्रॉस बी निकालो चाहे बी क्रॉस ए निकालो, बोथ आर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, चलो अब इसको निकालें। तो कैसे निकालेंगे, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम इंटू एन कैप। यहाँ बेटा एन कैप क्या रिप्रेजेंट करता है, तो एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यहाँ बेटा एन कैप क्या है, इट इज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू, नॉर्मल मीन्स क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर, नॉर्मल टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। समझ में आ गया। तो सपोज इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, इफ थीटा इज 0, तो थीटा 0 होने का मतलब क्या हो गया, वेक्टर्स क्या हमारे पैरेलल या एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो साइन 0 कितना होता है बेटा, तो साइन 0 इज 0, तो ए क्रॉस बी इज 0। तो इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल और लाइंग अलोंग द सेम लाइन देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज 0। अच्छा, इसी तरीके से हम और याद रख सकते हैं। मैं आपसे बोलूं ए क्रॉस ए निकालो, तो बेटा ए और ए वेक्टर दोनों में एंगल क्या हो गया, 0 हो गया, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो इससे मतलब ये भी हो गया कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे या फिर के क्रॉस के, कुछ भी निकालें, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, हमेशा 0, बिकॉज आई और आई दोनों के बीच में एंगल 0, जे और जे उनके बीच में भी एंगल 0 और के उनके बीच में भी एंगल्स 0। अच्छा, यदि हमें डिफरेंट निकालना हो, डिफरेंट निकालने का मतलब क्या हो गया, आई क्रॉस जे क्रॉस के, तो हम एक सर्किल में किसी भी डायरेक्शन में मान लेते हैं क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर एक ही सीक्वेंस में मान लिया हमने आई जे एंड के। तो अब हम जंप नहीं करेंगे। जंप नहीं करने का मतलब क्या है, यदि मैं आपसे बोलूँगा आई क्रॉस जे, तो आप आई से सीधे जे जाएंगे नियरेस्ट में, तो आई क्रॉस जे, तो देखो हमें जिस डायरेक्शन में गए उसी के अलोंग मिल गया, तो सीधे के कैप। जे क्रॉस के इज इक्वल्स टू आई कैप, के क्रॉस आई
इज इक्वल टू जे कैप। मैं आपसे बोल देता कि आप निकालो बेटा आई क्रॉस के, तो देखो आई से के नियरेस्ट डिस्टेंस से मतलब है हमें किस, देखो ऐसे नहीं जा सकते क्योंकि बीच में जे आ जाएगा, तो ऐसे गए तो हमें अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ा, तो आई क्रॉस के क्या हो जाएगा बेटा माइनस जे के। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? चलिए ठीक। अब कुछ और पॉइंट्स जो हम लोगों ने उसमें भी देखे थे कि वहाँ पर क्या था, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा बेटा। तो ए डॉट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, मतलब ये कॉम्यूटेटिव नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। मतलब ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर लिखा हुआ है, तो क्रॉस प्रोडक्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो इसे हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ये बात आप लोगों को बेटा समझ में आ गई अच्छे से? चलिए ठीक। अब सपोज हमारे पास दो पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर, ये ओरिजिन है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कोई दिया हुआ है पॉइंट ए, इसका पोजीशन वेक्टर हो गया सपोज ए वेक्टर, और दूसरा दिया है बेटा बी, इसका पोजीशन, इसका ओ ए वेक्टर, इसे मान लेते हैं हम ओ बी वेक्टर। तो इससे बेटा एक ज्वाइन करेंगे तो एक ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल ओ ए बी। तो इसका एरिया क्या होता है, तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। इसी तरीके से आपको यदि कोई पैरेललोग्राम बन रहा हो इस तरीके से, और इसका एरिया निकालना हो बेटा, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालते कैसे हैं, तो देखो पहले दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पहले सीख लेते हैं। तो हमारे पास दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, एक आपको ए वेक्टर दिया हुआ है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, बी वेक्टर आपको दिया हुआ है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। हम क्या निकालना चाहते हैं बेटा, ए क्रॉस बी। तो इसे हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म से लिखेंगे। मैथ में आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सीखोगे भी। अभी हम लोग यहाँ सबसे पहले यहाँ पर आप लिखोगे बेटा आई कैप, जे कैप और के कैप। अब ध्यान आपको रखना है कि हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं या फिर बी क्रॉस ए। यदि ए क्रॉस बी जैसे है तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, आई के नीचे मतलब पहले आप यहाँ लिखेंगे ए वेक्टर के कोफिशिएंट, देन यहाँ पर लिखेंगे बी वेक्टर के कंपोनेंट से कोफिशिएंट। तो देखो आई के साथ का क्या है हमारा ए एक्स, जे के साथ ए वाई और के साथ ए जेड। यदि बी क्रॉस ए निकालना हो तो यहाँ पर हम किसके कंपोनेंट्स लिखते हैं, बी वेक्टर के। अब ए क्रॉस बी तो यहाँ पर बी एक्स, बी वाई एंड बी जेड। अब देखो ये डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होता है, इसको सॉल्व करना सीख लो। तो सबसे पहले आई कैप, तो यहाँ हो जाएगा बेटा आई कैप इंटू, हम आई कैप के अलॉन्ग इस तरीके से हम ऐसे कैंसिल कर देंगे। देखो क्या क्या बचा हमारा, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड। तो ए वाई इंटू बी जेड माइनस बी वाई इंटू ए जेड। जे के साथ हमेशा बेटा माइनस आता है तो माइनस जे कैप इंटू, अब देखो जे के अलॉन्ग हम रो और कॉलम को कैंसिल कर देंगे। अब देखो क्या बेटा बचा, ए एक्स बी जेड और बी एक्स ए जेड। तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स इंटू बी जेड माइनस बी एक्स इंटू ए जेड प्लस के कैप। के कैप के अलॉन्ग आप ऐसे ही कर देंगे। देखो ये बचा, तो ए एक्स इंटू बी वाई माइनस बी एक्स इंटू ए वाई। तो ये हमारा क्या आ जाता है बेटा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्वेश्चंस की हेल्प से अभी और इसे बताएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ तक कोई किसी को डाउट समझ में आ गया बेटा अच्छे से। तो इस तरीके से बेटा जे के साथ हमेशा क्या आएगा, माइनस आता है। चलो अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आपको देखो पहले क्या दिया हुआ है, इन्होंने बोला इफ
मैग्नीट्यूड ऑफ मतलब इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो इफ ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ए बी को बेटा ए डॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा। ए क्रॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा। ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया तो ये बेटा क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 और थीटा इज इक्वल्स टू 45। चलो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इससे आपको सब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, सभी चीज़ें एक ही क्वेश्चन में हम लोग कर लेते हैं। तो आपको एक वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर क्या गिवन है, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप एंड बी वेक्टर इज गिवन 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। क्या क्या निकालना है बेटा हमें निकालना है a क्रॉस b, हमें निकालना है a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, और हमें तीसरा निकालना है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a वेक्टर एंड b वेक्टर। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a वेक्टर एंड b वेक्टर। चलो बेटा हम इसे सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हमसे पूछा गया a क्रॉस b, तो हम बेटा a क्रॉस b कैसे निकालें। तो a क्रॉस b निकालना बहुत आसान है, अभी आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सिखाया। तो यहाँ पर i कैप j कैप एंड k कैप। तो a के पहले कंपोनेंट्स तो 3 1 2, b के तो 2 माइनस 2 एंड 4। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, i कैप इंटू 4 माइनस ऑफ -4 तो 4 प्लस 4 माइनस जे कैप तो 12 ये हो गया बेटा 12 माइनस 4 प्लस के कैप बेटा यहाँ से तो प्लस के कैप इंटू -6 -2, तो ये हमारा आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अच्छा यदि हम इसका बेटा मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जब हमें ए क्रॉस बी पता चल गया तो बेटा इसका मैग्नीट्यूड निकालना तो बहुत आसान है। कैसे निकालते हैं हम इसका मैग्नीट्यूड, तो आई के साथ क्या, तो 8 स्क्वायर प्लस -8 स्क्वायर प्लस -8 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 8√3। ये हो गया बेटा हमारा ए क्रॉस बी। तीसरा हमसे क्या पूछा गया, तीसरा हमसे पूछा गया फाइंड द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि कौन सा वेक्टर ऐसा होगा जो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो ए क्रॉस बी, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, तो यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर का निकालना हो तो वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बेटा ये क्या हो जाएगा 8i कैप माइनस 8j कैप माइनस 8k कैप अपॉन 8√3। 8 कॉमन ले कैंसिल आउट हो जाएगा, तो i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप अपॉन। चलो अगला क्वेश्चन एक और हम कर लेते हैं इसमें। देखो बेटा अब क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है दी वेक्टर्स फ्रॉम ऑरिजिन टू पॉइंट ए एंड बी आर। तो वेक्टर्स क्या क्या गिवन है, 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप, ऑरिजिन से, तो इसे हम बेटा ओ ए वेक्टर मान लेते हैं, और दूसरा है बेटा ओ बी वेक्टर। दिस इज 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप।
रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। हमें बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना, तो बेटा ये तो वैसे ही हो गया जैसे भी आपको बताया था, ये A, ये O और ये B। तो यदि एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इज इक्वल्स टू हाफ टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। तो सबसे पहले हम बेटा A क्रॉस B निकालें। तो देखो A क्रॉस B कितना आसान है, तो I कैप, J कैप, K कैप, 3 - 6 2 2 1 - 2, तो हो गया बेटा I कैप इंटू 12 - 2, J कैप -6 -4 प्लस K कैप 3 + 12, तो हो गया बेटा 10 I कैप प्लस 10 J कैप प्लस 15 K कैप। अब आप इसका बेटा मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और मैग्नीट्यूड निकालने के बाद इसका एरिया निकल आएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B क्या हो जाएगा, तो 100 + 100 प्लस 225 अपॉन 2 कर देंगे तो आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया।